लास्ट क्लास तक हम गति की अवस्था, विरामावस्था के बारे में जान चुके हैं कि गति की अवस्था क्या होती है, विराम की अवस्था क्या होती है। और किसी वस्तु की गति 3 तरह की होती है, 1D मोशन यानी कि एक विमीय गति, 2D मोशन द्विविमीय गति, 3D मोशन यानी कि त्रिविमीय गति। तो हमें 1D मोशन यानी कि एक विमीय गति पढ़नी है, जिसमें हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति, यानी कि जब गति एक अक्ष की एक ही दिशा में हो, एक रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थानांतरीय गति क्या होती है। स्थानांतरीय गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। किसी पिंड की इस प्रकार की गति, किसी पिंड की इस प्रकार की गति कि पिंड का प्रत्येक पथ, पिंड का प्रत्येक कण एक जैसी गति प्रदर्शित करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं ये कोई निकाय है, ठीक है, और ये कुछ समय बाद यहां पहुंच जाता है, ठीक है, इसकी स्थिति बदल जाती है। अब देखिए, जैसे ये मान लेते हैं A B C D, है ना, ए यहां पहुंच गया, A B C D, है ना, इसको मान लेते हैं O। अगर हम इस पिंड के 5 कणों की बात करें, तो पांचों कणों की, जैसे यहां से अगर हम यहां तक की डिस्टेंस देखें, है ना, जितनी इसकी दूरी होगी उतनी ही दूरी इसकी होगी, ठीक है। इसी तरह जो कण यहां पे उतनी ही दूरी क्या होगी, इसकी भी होगी, इसी तरीके से ये दूरी भी होगी, है ना। तो ये गति कैसी है, स्थानांतरीय गति है, यानी कि जब कोई पिंड एक निश्चित दिशा में इस प्रकार गति करता है कि उसके प्रत्येक कण की जो गति होती है एक जैसी होती है, सभी कण क्या कर रहे हैं, एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कैसी गति है, स्थानांतरीय गति है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी, सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, अगर हम इस पिंड को सरल रेखा में ले जा रहे हैं, तो पिंड के सभी कण क्या कर रहे हैं, सरल रेखा पे गति कर रहे हैं। स्थानांतरीय गति का मतलब क्या हुआ कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि पिंड के सभी कण एक जैसी गति करते हैं, पिंड के सभी कण एक जैसी गति करते हैं, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन हम कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि पिंड के सभी कण एक जैसी गति करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति कहते हैं। यहां पे हम स्थानांतरीय गति की बात किसमें कर रहे हैं, 1D मोशन यानी कि एक सरल रेखा में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे वस्तु की स्थिति का निरूपण। वन डी मोशन में हम बात कर रहे हैं ना, यानी कि एक विमीय गति में किसी वस्तु की गति का, किसी वस्तु की स्थिति का निरूपण। ठीक है, तो जिस पथ पे कण गति कर रहा है उसके लिए पहले हम एक अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, जिस पथ पे कण गति कर रहा है, जिस सरल रेखा यानी कि जिस अक्ष के अनुदिश पथ कण जो है गति कर रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सरल रेखा खींच लेते हैं। फिर उस पे कोई एक निर्देश बिंदु मान लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओ यानी कि ओरिजिन। हमने एक अक्ष मान ली, हमने इस अक्ष को क्या मान लिया, एक्स अक्ष। अब अगर जो कण की गति है, अगर कण की गति क्या होगी, उस रेफरेंस बिंदु की दाईं तरफ होगी तो हम धनात्मक दूरी लेंगे, बाईं तरफ होगी तो ऋणात्मक दूरी लेंगे। जैसे अलग अलग इंटरवल पे मान लेते हैं x1 कुछ समय बाद कितनी हो गई, x2 कुछ समय बाद कितनी हो गई, x3। ये क्या है, अलग अलग समय पर कण की स्थितियां हैं। अगर यही जो गति है किधर हो रही हो, विस्थापित किधर हो रही हो, बाईं तरफ,
तो ये कैसा हो जाएगा, विस्थापन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सरल रेखीय गति में हम ना किसी भी कण की स्थिति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। वस्तु की स्थिति का निरूपण करना किसमें, 1D मोशन में, यानी कि एक विमीय गति में। तो एक विमीय गति में किसी कण की स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पथ के अनुदिश, है ना, पथ की दिशा में एक सीधी रेखा की यानी कि एक अक्ष खींच लेते हैं, जिस पे हम कोई एक निर्देश बिंदु मान लेते हैं, है ना। बताया था पहले भी कि किसी भी वस्तु की स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए, स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ती है, जिसके आधार पे ही हम किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करते हैं। जैसे हमको किसी भी चीज़ की लोकेशन देनी है तो उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा, जहां से उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्थिति समय ग्राफ। क्या है स्थिति समय ग्राफ? स्थिति समय ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि स्थिति समय ग्राफ क्या है, यानी कि स्थिति और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को। भाई सीधी सी बात, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो हम उसका पता कैसे लगाते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति बदल रही होगी समय के साथ, है ना, तो वो गति की अवस्था में है। वस्तु की स्थिति समय के साथ प्रदर्शित नहीं बदल रही है, नहीं परिवर्तित हो रही है, तो वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में होगी, है ना। यानी कि एक अक्ष पे हम स्थिति को, एक अक्ष पे हम समय को प्रदर्शित करें तो उसके बीच खींचे गए ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। तो स्थिति समय ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, किसी वस्तु के लिए उसकी स्थिति व समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक, अब कितनी कंडीशन होती देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु स्थिर है, जब वस्तु स्थिर है, अगर वस्तु विरामावस्था में है ना, तो उसका स्थिति समय ग्राफ क्या होगा। तो हम दो अक्ष ले लेते हैं स्थिति समय ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए। मान लेते हैं ये हो गई समय अक्ष और ये हो गई स्थिति अक्ष और ये हो गया ओरिजिन ओ, यानी कि मूल बिंदु। अब अगर भाई इस वस्तु स्थिर है, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु जिस जगह पे है वहीं पे है। मतलब शुरुआत में यानी कि जब हम ऑब्जर्व करना यानी कि जब प्रेक्षण लेना आरंभ करते हैं तब देखते हैं कि वस्तु किसी दूरी, मान लेते हैं दूरी यहाँ से कितनी है, y पे है, ठीक, या इसको ले लेते हैं दूरी s पे है, ठीक है। फिर हम एक टाइम इंटरवल t1 के बाद देखते हैं, चूंकि वस्तु स्थिर है तो हम फिर देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, वहीं पे है। फिर एक टाइम इंटरवल t2 के बाद हम क्या देखते हैं कि वस्तु वहीं पे है। इसी तरीके से चाहे जितनी समय बाद, चाहे जितनी देर के बाद हम प्रेक्षण ले, है ना, तो हमको इस तरह का ग्राफ मिलता है। देखिए इसका क्या मतलब है कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्थिति नहीं बदल रही है। यानी कि जब वस्तु स्थिर होती है तो स्थिति समय ग्राफ क्या है, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। क्या कहते हैं इसको, क्या प्रॉपर्टी निकल के आई, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर
एक सरल रेखा है, यानी कि जब वस्तु स्थिर हो या विराम अवस्था में हो तो उसके लिए समय और स्थिति में खींचा गया ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। देखिए t1 समय के बाद भी इसकी स्थिति s दिखा रहा है, t2 समय के बाद भी इसकी स्थिति क्या है, ऐसे। मतलब चाहे जितने इंटरवल के बाद इसकी स्थिति का यानी कि इसकी पोजीशन का परीक्षण किया जाए उतनी ही रहती है ना। तो ये क्या स्थिति समय ग्राफ कैसा मिल रहा है हमको, एक स्थिति समय ग्राफ हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो हम जानते, अब यहां से हम कह सकते हैं कि वस्तु जब स्थिर होगी तो उसके लिए स्थिति और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जब वस्तु एक समान वेग या चाल से, है ना, मान लेते हैं एक समान चाल से गतिमान है। चाल ना कह के वेग कहना ज़्यादा उचित है क्योंकि यहाँ विस्थापन हम दिशा से नाप रहे हैं, वेग से गतिमान है। जब वस्तु एक समान चाल या वेग से गतिमान है तब इसका ग्राफ कैसे होगा देख लेते हैं। हमें भी वस्तु को हम मूल बिंदु से भी चलता हुआ मान सकते हैं या उसको हम एक किसी वैल्यू से, किसी पहले से किसी इनिशियल विस्थापन से भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं वस्तु पहले कहाँ पे थी, मूल बिंदु पे थी। फिर हम t समय के बाद क्या देखते हैं, वस्तु का विस्थापन मान लेते हैं कितना हो जाता है, s हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं इसका विस्थापन कितना हो गया, s हो गया। फिर हम उतने ही समय के बाद फिर से देखते हैं 2t समय के बाद, तो देखते हैं इसका विस्थापन कितना हो जाता है, 2s हो जाता है। इसी तरीके से 3t समय के बाद देखते हैं तो इसका विस्थापन देखते हैं कितना हो जाता है, 3s हो जाता है। यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा प्राप्त होती है। बात समझिए, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वस्तु एक समान वेग से, मतलब वस्तु की गति क्या एक समान है, तो वो समान समय में समान दूरी तय करती है। पहले t टाइम में उसने s विस्थापन, s पोजीशन अपनी चेंज की, फिर अगले t में उसने फिर s पोजीशन चेंज की, तो अब उसका चेंज इन पोजीशन कितनी हो गई, 2s हो गई। इसी तरह जब टाइम कितना हुआ, 3s हो गया, तो उसकी पोजीशन कहाँ पहुंच गई, 3s पे पहुंच गई। ठीक है, बात समझ में आ रही कि जैसे जैसे t टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे इसकी पोजीशन कितनी चेंज होती जा रही है, s चेंज होती जा रही है। फिर 2t हो गया, या फिर s और बढ़ के 2s हो गया, फिर एक और t हुआ यानी कि 3t हुआ, तो s और बढ़ के कितना हुआ, 3s हो गया। इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे 4t हो गया, तो ये कितना हो गया, 4s होगा। इस तरीके से जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका जो स्थिति है वो भी बढ़ रही है। लेकिन कैसे बढ़ रही है, एक समान रूप से बढ़ रही है। सभी को समझ आ रहा है कैसे बढ़ रही है, एक समान रूप से बढ़ रही है। तो यहां पे हम एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, पहली प्रॉपर्टी तो ये निकल के आई कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, एक समान गति कर रही है, तो स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा है ना। इस कंडीशन में इस ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ का ढाल यानी कि प्रवणता, ढाल यानी कि प्रवणता क्या प्रदर्शित करता है, वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब, जब वस्तु की गति असमान है, जब वस्तु की गति असमान है, मतलब असमान गति का मतलब उसकी गति मतलब बढ़ रही हो या उसकी चाल जो है घट रही हो, दोनों तरह से हो सकता है। मतलब वो हर बार समान समय में समान विस्थापन स्थिति परिवर्तन ना करे, तो उसकी गति कैसी होती है, असमान गति होती है। इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो देखिए कैसे हो मिलेगा हमें,
मान लेते हैं पहले टी टाइम के बाद इसका विस्थापन हो जाता है s, ठीक है। पहले टी टाइम के बाद इसका विस्थापन कितना हो जाता है s, ठीक है, मान लेते हैं s1। फिर उतने ही टाइम के बाद इसका विस्थापन पहले से ज़्यादा चेंज हो जाता है, मान लेते हो गया यहाँ पे कितना s2। इसी तरीके से फिर उतने ही टाइम के बाद इसकी विस्तृति जो होती है वो और अधिक बदल जाती है, हो गया मान लेते हैं s3। तो यहाँ से देखते हैं तो इसका ग्राफ क्या कुछ इस तरीके से हमें एक वक्र मिलता है, इस तरीके से हमें इसका ग्राफ कैसा मिलता है, एक वक्र प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं कि जब वस्तु की गति क्या है, असमान है, जब वस्तु की गति क्या है, असमान है, तो इस कंडीशन में स्थिति समय ग्राफ एक वक्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दूरी या डिस्टेंस क्या होती है। जैसे अभी हमने बात की कि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है या गति की अवस्था में होती है तो समय के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने में, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने में जो पथ की लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु गतिमान है यानी कि गति की अवस्था में है तो इसका मतलब है कि समय के साथ साथ उसकी स्थिति बदल रही होगी। अब एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने में किसी ना किसी पथ के द्वारा वो पहुंची होगी, उस पथ की लंबाई को, है ना, उस पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने में तय पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो सीधी सी बात है उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है वो समय के साथ क्या होगी, चेंज होगी, जिसके कारण एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने में वो किसी ना किसी पथ से पहुंची होगी। इसमें जितना जो पथ होगा उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु यहां बिंदु ए पे है, ये यहां से गई बी पे, ठीक है, इसके बाद ये पहुंचती है मान लेते हैं सी पे, फिर ये आती है डी पे और उसके बाद आ जाती है ई पे। तो ये इस रास्ते से होके गई ना, ए से बी पे, फिर बी से सी पे, फिर सी से डी पे, डी से ई पे। इस रास्ते के द्वारा ए पर रखी कोई वस्तु ई पर पहुंचती है। तो ए से डी तक पहुंचने में तय दूरी क्या होगी, दूरी ए से बी तक पहुंचने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, कितनी दूरी तय की होगी, ए बी। फिर बी से सी तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी, बी सी। फिर सी से डी तक सी डी, और फिर डी से ई तक कितना हो गया, डी ई। क्या हुआ, सीधी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचता है तो किसी ना किसी पथ से होते हुए पहुंचेगा। तो उस पथ की लंबाई को, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इस पूरे पथ की लंबाई को, इस पूरे पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, ए से डी तक पहुंचने में तय की गई दूरी। अगर कोई वस्तु गतिमान है, गति की अवस्था में है, उसकी स्थिति इसका मतलब बदल रही होगी, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने में तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब
एक और बात देख लीजिए, इसकी बात समझ लीजिए, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। अगर इसके लिए हम विमीय सूत्र लिखे क्या होगा, पढ़ चुके हैं सभी लोग मापन चैप्टर में, है ना, विमीय विश्लेषण में क्या लिखेंगे, एल। और देखिए इसमें कहीं पे दिशा की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ हम देख रहे हैं किस रास्ते यानी कि किस पथ से होके वस्तु ए से ई तक पहुंची है, यानी कि यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। क्लियर है सभी को? अब दूरी सभी को क्लियर है कि एक वस्तु जब गति की अवस्था में होती है तो एक पथ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति के जाने में जो पथ की लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, तय दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर, विमीय सूत्र एल, और यह कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, देखिए विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। इस तरह आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक किस डायरेक्शन में पहुंची है। ठीक है, जैसे ऊपर वाली फिगर में ही हम बात करें, अगर हम ए से ई को देखा जाए, इसके बीच भाई ये ए से ई तक पहुंचा, ए से बी के द्वारा, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई पहुंचा, लेकिन एग्जैक्टली इसकी पोजीशन ए से लेके कहां तक चेंज हुई, ई तक चेंज हुई, तो ये क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि विस्थापन क्या है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की, यानी कि जहां से चला था जहां पहुंचा है उसके बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बात आ गई सभी की समझ में? कोई वस्तु अगर गतिमान है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो वो सबसे जो शॉर्टेज, जो सबसे छोटा पथ होगा, उसी की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे यहां पे विस्थापन क्या है, ए से ई की ओर, है ना। देखिए अब ए से ई पहुंचा ना, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, दिशा भी देख रहे हैं, जबकि हम दूरी नापते समय दिशा का कोई मतलब नहीं था, है ना। यहां पे क्या है, विस्थापन में दिशा का भी महत्व है। ठीक है, अब यहां से अगर ए से ई तक पहुंचने की बात की जाए, सॉरी ए से डी तक नहीं, ए से ई तक पहुंचा था ना यहां पे भी, है ना। तो ए से ई तक पहुंचने में, ए से ई तक पहुंचने में विस्थापन किसके बराबर होगा, हमें दिशा के साथ लिखना है तो क्या होगा, ए ई के बराबर होगा। ठीक है ना, दिशा के साथ लेकिन विस्थापन क्या होगा, ए ई होगा। ठीक है, याद करिए वेक्टर विश्लेषण यानी कि सदिश विश्लेषण में ये हमने बताया था कि, है ना, वस्तु की स्थितियों के बीच के विस्थापन को, है ना, एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु के विस्थापन को व्यक्त करने वाला सदिश विस्थापन सदिश होता था। तो ये क्या है, एक तरीके से दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। इसका भी मात्रक क्या होगा, मात्रक मीटर होगा। विमीय सूत्र भी क्या होगा, जो दूरी का होता है एल, है ना। और यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब इसके बाद कुछ बातें और हैं जो दूरी और विस्थापन में करनी है, चलिए समझ लेते हैं। जैसे कोई वस्तु मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई वस्तु गति करते हुए वहां से चलते हुए फिर से उसी मार्ग पे आ जाती है, तो अगर हम उसकी दूरी की बात करेंगे तो पूरी परिधि होगी, है ना। अगर कोई वस्तु गतिमान है ना, और ये एक चक्कर लगा के फिर से वहीं पर पहुंच के आ गई, तो इसका मतलब
दूरी तो इसने तय की, लेकिन जहां से चली थी वहीं आ गई, यानी कि जो प्रारंभिक स्थिति थी वही अंतिम स्थिति है, यानी कि जहां से चली थी वहीं आ गई, तो उसका जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो एक बात समझ में आ गई यहां पे कि दूरी हमेशा कैसी होगी, सदैव धनात्मक होगी। ठीक, क्लियर। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन क्या होगा, शून्य भी होगा, है ना, और धनात्मक भी होगा। ठीक, दो बातें तो क्लियर है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि कोई वस्तु अगर गति करते हुए फिर से उसी अवस्था में पहुंच जाती है तो मतलब उसका विस्थापन कितना हो गया, 0। और अगर वस्तु गति करते समय मान लेते हैं जिस स्थिति से चली थी उसकी विपरीत दिशा में चलेगी, जैसे वस्तु इधर गतिमान थी, इधर की दूरी डिस्टेंस को हम प्लस में बता चुके हैं अभी, है ना, कि विस्थापन में ग्राफ पे हम स्थिति को रेफरेंस के दाईं तरफ क्या मानते हैं, प्लस, और बाईं तरफ किस में मानते हैं, माइनस में। तो ये अगर इधर आ जाएगी तो विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा, है ना। यानी कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर। यानी कि पहली चीज दोनों का ही मात्रक मीटर है ना, और दोनों का ही विमीय सूत्र क्या है, एल है। बस डिफरेंस क्या है, जो दूरी है वो अदिश राशि है, क्योंकि इसमें हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में पथ की लंबाई को मापते हैं, और विस्थापन क्या है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को नापते हैं, यानी कि दिशा को देखते हुए, और ये क्या है, एक सदिश राशि है। उसके बाद अगर कोई वस्तु गतिमान है तो दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकता है। ठीक है।